Hello everyone, how are you all? Welcome to ID Infusion by Triumph Academy। हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST, जो कि सेमेस्टर 6 दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है, उसका यूनिट नंबर 2। आज है आपके यूनिट नंबर 2 का तीसरा दिन, जो कि है पार्ट 3। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है और मिक्स सप्लाई क्या होती है, तो इसका थोरोली रिवीजन कर लेते हैं। तो कंपोजिट सप्लाई क्या थी? जो नेचुरली बंडल्ड सप्लाई होती हैं, और मिक्स सप्लाई नेचुरली बंडल्ड नहीं होती। और प्राइसिंग या तो इनकी सेपरेटेड भी हो सकती है या कंबाइंड भी हो सकती है, और ये सिंगल प्राइस पर सप्लाइड की जाती हैं। और टैक्स रेट जो लगता है इसके ऊपर प्रिंसिपल सप्लाई पर लगता है, और इस पर हाईएस्ट टैक्स रेट जो होता है वो लगता है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पहले जाकर पार्ट 2 देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका एग्जांपल जैसे मैंने दिया था एयर ट्रैवल का फूड के साथ और फेस्टिव गिफ्ट हैम्पर के साथ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिस्टर खन्ना है, उनका डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। वो एक चेस बोर्ड बेच रहे हैं जिसका रेट है 12%, और प्ले कार्ड बेच रहे हैं जिसका भी रेट है 12%, टॉय बलून बेच रहे हैं जिसका रेट है 5%, और डिओड्रेंट बेच रहे हैं जिसका रेट है 18%। द प्रिंट ऑफ ईच पैक इज़ 90 डिग्री। प्रिंट नहीं है, प्राइस है कि हर एक पैक कितने रुपए का है? 980 रुपये का है। और उन्होंने कितना सप्लाई करे? 30 पैक बेचे एक कस्टमर को। तो अब हमें उसकी सप्लाई की टैक्स लाइबिलिटी बतानी है कि कितनी होगी। ये कौन सा टाइप की सप्लाई हो गई? जल्दी बताएं आप, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। जल्दी बताएं, कमेंट्स करें जल्दी। तो जिसने भी बोला था मिक्स सप्लाई, तो उसने बिल्कुल सही बोला है। इसके अंदर हाईएस्ट टैक्स रेट क्या है? 18%। तो पूरे पैक के ऊपर किस हिसाब से टैक्स लगेगा? हमारा 18% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 980 को हम 30 पीस से मल्टीप्लाई करेंगे और 18% का टैक्स लगा देंगे, जो कि अमाउंट बैठेगी हमारी 5292 रुपीज़ की हमारी टैक्स लाइबिलिटी हो गई, ठीक है ना। अब सिचुएशन देखेंगे। इन द फॉलोइंग सिचुएशन डिटरमाइन वेदर द सप्लाई इज कंपोजिट और मिक्स। आपको सिचुएशन देख के बतानी है कि जो अब सप्लाई आ रही है वो या तो कंपोजिट है या फिर मिक्स सप्लाई है, और जो रेट लगेगा टैक्स का वो कितना लगेगा, और उसके साथ आपको रीज़न भी देना है, ठीक है ना। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोगों को ये क्या हो जाए, अच्छे से कॉन्सेप्ट मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोगों के दिमाग के अंदर बैठ जाए, ठीक है। एक डीलर है, क्या बेच रहा है वो? एसी बेच रहा है 55,000 रुपये का, ठीक है ना। और जिसके अंदर उसके साथ एसी की इंस्टॉलेशन भी जुड़ी हुई है, 1 साल की वारंटी भी जुड़ी हुई है। तो ये कौन से टाइप की सप्लाई हुई? कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई? जल्दी से बताएं। ये देखिए आंसर है आपका कंपोजिट सप्लाई। क्यों? प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा इसके अंदर। एसी के साथ जुड़ी हुई आ रही है ना ये सब चीज़ें, मैंडेटरी हैं उसके साथ एसी की इंस्टॉलेशन वगैरह। तो इस टाइप की सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई। और इसके पर जो पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह इन सब चीज़ों पर जो टैक्स लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा? हमारा जो एयर कंडीशनर का हमारा प्राइस था उस हिसाब से हमारा क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, ठीक है। अब बी जो है इसका पार्ट, एक डीलर है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बेचता है। उसने एक एयर फ्रायर बेचा और उसके साथ में पॉपअप टोस्टर बेच दिया कॉम्बिनेशन, और दोनों बेचे 28,000 रुपये के। तो ये कौन से टाइप की सप्लाई हुई? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, कमेंट ज़रूर करें। वेट कर रहा हूँ मैं आपका। तो इसका आंसर है मिक्स्ड सप्लाई। जितने भी लोगों ने मिक्स सप्लाई सोचा था बिल्कुल करेक्ट सोचा था, ठीक है ना। रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इज़ हायर देन द रेट ऑफ एप्लीकेबल टू एयर फ्रायर एंड पॉपअप टोस्टर। यानी जो टैक्स लगेगा वो किस पर लगेगा? जिसका भी पैसे ज़्यादा होंगे। अगर एयर फ्रायर पर जीएसटी रेट हाई होगा तो एयर फ्रायर के हिसाब से पूरा 28,000 पर टैक्स लगेगा, और अगर पॉपअप टोस्टर पर टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो पॉपअप टोस्टर के हिसाब से टैक्स रेट आपका लगेगा। अब देखते हैं सी पार्ट। एक किट है, उसके अंदर एक टूथपेस्ट है, एक फेस वॉश है, एक कॉम है, और वो पूरा 575 रुपये का हम बेच रहे हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको बिना सोचे जवाब दे देना है मेरे हिसाब से। तो इतने इजी से ज़्यादा क्या इजी हो सकते हैं। तो जिसने भी बोला मिक्स सप्लाई बिल्कुल सही बोला।
और किसके हिसाब से टैक्स रेट लगेगा? अगर टूथपेस्ट का टैक्स रेट सबसे हाई हुआ तो टूथपेस्ट के हिसाब से लग जाएगा, फेस वॉश का अगर सबसे हाई हुआ तो फेस वॉश के हिसाब से लग जाएगा, और अगर कॉम्ब का सबसे ज़्यादा हाई हुआ तो कॉम्ब के हिसाब से लग जाएगा। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। एक बोर्डिंग स्कूल है, वो एजुकेशन देता है, उसके साथ में अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे मील्स हो गया, हॉस्टल हो गया, और 1,24,000 रुपये लेता है वो क्वार्टरली फीस आपकी। तो ये कौन से टाइप की सप्लाई हुई? कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई? जल्दी बताएं आप इसका भी आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, कौन से सप्लाई हो गई है? कंपोजिट सप्लाई। जिसने भी कंपोजिट सप्लाई बोला बिल्कुल करेक्ट बोला होगा, ठीक है ना। और इसमें किसके हिसाब से टैक्स रेट लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई है। यहाँ पर मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, तो जो सप्लाई ऑफ एजुकेशन है उसके हिसाब से पूरी सप्लाई के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। अब है आपका डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन के अंदर ये डी था, आई होप मिस्टेक हो गई है यहाँ। तो फिर इसके अंदर एक डील है, वो ऑफ़र करती है, एक डिजिटल कैमरा है 86,000 रुपये का टैक्स से पहले, और उसके साथ एक वुडन फ्रेम दे रहा है हम, जो कि 14,000 रुपये का है। और अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ लेते हो, मिक्स लेते हो, तो वो आपको पड़ेगा 98,500 रुपये का। और जो GST एप्लीकेबल है वो डिजिटल कैमरा पर लगती है 28% और वुडन फ्रेम पर लगती है 18%, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ सही रहेगी कस्टमर के लिए, कि या तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग ले, सेपरेटली ले, या फिर इन दोनों का 98,500 रुपये का कॉम्बो ले ले? तो क्या ऑफ़र उसके लिए ठीक रहेगी? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पहले ही हमें समझ में आ गया मिक्स सप्लाई है, इसके अंदर तो कोई सोचने की बात ही नहीं थी, क्योंकि वुडन फ्रेम और डिजिटल कैमरा इज़ नॉट अ नेसेसरी ऑप्शन टू बाय टुगेदर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ना, तो अब इसके अंदर यहाँ है, अगर वो इंडिविजुअल ख़रीदता है दोनों चीज़ें, डिजिटल कैमरा उसे पड़ेगा 86,000 रुपये का, वुडन फ्रेम पड़ेगा 14,000 रुपये का। यहाँ पर इसकी GST लगेगी 28%, यहाँ लगेगी 18%। 28% के हिसाब से इसको कैमरा पर जो GST देनी पड़ेगी वो होगी 24,080 रुपये की, और जो वुडन फ्रेम के ऊपर इसको GST देनी है वो 2,520 रुपये की। तो जो टोटल अमाउंट हुई वो हुई आपकी 86,000 प्लस 14,000, 1,10,000, और उसके ऊपर प्लस 16,250 रुपये की यहाँ पर GST आ गई। ये 1,10,000 ये बेटा, और ये 16,520 ये बेटा, टोटल आ गया आपका 1,26,900 रुपये। अब मान लीजिए उन्होंने कॉम्बिनेशन में ख़रीद लिया 98,500 रुपये का, तो टोटल पर 28% लग गई, जो कि आपकी अमाउंट बैठ गई 1,26,080 रुपये। तो 1,26,900, 1,26,080 रुपये, तो आपके 820 रुपये अभी भी बच गए, ठीक है ना। ये 900 आएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है ना। इसका आंसर 1,26,900 आएगा, और आपके 520 नहीं 820 रुपये बचेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चंस अब ख़त्म होते हैं, अब हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला जो टॉपिक है वो क्या बताता है हमें? प्रोविज़न ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंडर IGST। प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हटाकर IGST एक्ट के अंदर जो बातें की गई हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट यानी IGST एक्ट जो 2017 जो था, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज एसेंशियल टू डिटरमाइन वेदर ए सप्लाई इज इंटर स्टेट और इंटरस्टेट। तो हमें गुड्स सप्लाई करने से पहले ये पता ज़रूर होना चाहिए जो हमारी सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST आपको पे करना पड़ेगा, और अगर इंटर स्टेट है तो आपको CGST प्लस SGST पे करना पड़ेगा, और अगर यूनिट टेरिटरी हो तो आप बताएं क्या पे करना पड़ेगा? UTGST। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। फॉर गुड अदर देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन आर गवर्नड बाय सेक्शन 10। तो जो सेक्शन 10 है उसके अंदर हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अलावा बात की गई है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, ठीक है ना, CGST एक्ट IGST एक्ट के अकॉर्डिंग। तो करते हैं इसको शुरू, इस टॉपिक को। तो सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
सब इसके अंदर हम डोमेस्टिक सप्लाई के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल सप्लाई के बारे में बात नहीं करेंगे। इंटरनेशनल सप्लाई में क्योंकि क्या आ जाएगा, इंपोर्ट भी आ जाएगा, एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तो अभी हमें नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1A, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। प्रोविज़न क्या है, व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट है यानी एक जगह से दूसरी जगह हमारे गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, सप्लायर से, रिसिपिएंट से या फिर थर्ड पार्टी से एक जगह से कहीं जा रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन वेयर मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट टू डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, ठीक है ना, कि मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई किसे बोलेंगे, जहाँ पर हमारा रिसिपिएंट है, जहाँ पर वो गुड्स रिसीव हो रहे हैं, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या दे रखा है, एक दिल्ली का सप्लायर है, उसने महाराष्ट्र में गुड्स बेचे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बोला जाएगा, महाराष्ट्र को बोला जाएगा, क्योंकि रिसिपिएंट जो है वो महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में ही ये रिसीव किए जा रहे हैं। अब सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेक्शन 10(1) तो वो था सब, और बी ए था, बी ए था, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1C कौन सा है, जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स ना हो, ठीक है ना, जहाँ गुड्स तो सप्लाई हुआ है बट वहाँ कोई मूवमेंट नहीं थी, यानी कि हम सप्लायर के घर से ही उठा लिया, सप्लायर्स जहाँ से बेचता है वहीं से उन्होंने क्या कर लिया, अपने गुड्स उठा लिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर कहाँ माना जाएगा कि जो रिसिपिएंट की टाइम ऑफ डिलीवरी पर जो लोकेशन थी उसी को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बायर है, उसने गुड्स उठाए एक गुजरात के वेयर हाउस से, तो जो गुजरात है उसको हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है ना। अब थर्ड जो आता है सेक्शन 10(1) सब बी, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होगा, डिलीवरी एट द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पार्टी, जब थर्ड पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर डिलीवरी की जाए, इसको क्या बोलते हैं, बिल्ड टू शिप मॉडल, क्या बोलते हैं इसको, बिल्ड टू शिप मॉडल। ये क्या है, वैसे ये इस रेंज में होने चाहिए कि पहले ये, फिर उसके बाद बिल्ड टू शिप, फिर उसके बाद नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, ABC। तो इसके अंदर क्या है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, यानी एक इंसान ने दूसरे इंसान से सामान सप्लाई करवाया किसी तीसरे इंसान को, ठीक है ना, तो इसके अंदर सब प्लेस ऑफ सप्लाई उसे माना जाएगा जो ये काम सब करवा रहा है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को सप्लाई करवा रहा है, वो उस इंसान की प्लेस, उस इंसान की जगह क्या कहलाई जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाई जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक ए इंसान है दिल्ली में, उसने बी को ऑर्डर करा मुंबई के अंदर कि सी के पास माल भेज दो, जो कि सी कहाँ है, पुणे के अंदर है। ए ने किसको बोला, बी को बोला, बी कहाँ पर है, मुंबई में, और मुंबई से कहाँ माल भेजने को बोला, सी को बोला, तो माल गया मुंबई से पुणे, मगर प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा, दिल्ली को, क्योंकि जो काम करवाने वाला मेन बंदा था वो कहाँ का है, दिल्ली का। तो जो लोकेशन ऑफ ए है वो क्या कंसीडर की जाएगी, एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। फोर्थ आता है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 1D, ठीक है ना, गुड असेंबल और इंस्टॉल एट अ साइट, यानी कि जो गुड्स या तो उस जगह पर ही बने, साइट पर ही बने, या फिर वहीं पर इंस्टॉल किए जाए, ठीक है ना। तो इसके अंदर प्रोविज़न क्या देता है, फॉर गुड दैट आर असेंबल और इंस्टॉल एट साइट, यानी कि जो वहीं पर बने और या फिर वहीं पर इंस्टॉल किए जाएँ जो साइट है। तो इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसे मानेंगे, जहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रही है या फिर जहाँ पर असेंबली का वर्क हो रहा है, ठीक है ना, उस जगह को हम क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन मानेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या दे रखा है कि एक मशीन इंस्टॉल करी फैक्ट्री के अंदर तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के अंदर एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर हमने जाकर क्या लगा दी, एक मशीन लगा दी। तो जिस जगह पर वो मशीन लगाई गई वो कौन सी जगह थी, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को ही हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप ये नहीं कहेंगे कि तमिलनाडु कैसे आना रहेगा रे, ठीक है। सप्लाई ऑन अ बोर्ड अ कन्वीनियंस, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1E, ठीक है। ये क्या कहता है, जो बोर्ड अ कन्वीनियंस क्या बोलता है, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड ऑन अ बोर्ड अ कन्वीनियंस, यानी कि ट्रेन के अंदर या फिर एयरक्राफ्ट के अंदर, बस के अंदर जो कि चल रही है, उस पर उसके अंदर आपको कुछ चीज़ सप्लाई हो रही है, उसके अंदर आपको कुछ चीज़ मिल रही है, खाने की मिल रही है, गुड्स मिल रहे हैं, सर्विसेज मिल रही हैं, कुछ भी चीज़ आपको मिल रही है, तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाएगा, तो उसके अंदर ठीक है उस माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ से ऑन बोर्ड किया गया गुड,
ठीक है ना, जहाँ से बस चली, जहाँ से ट्रेन चली, जहाँ से एयरक्राफ्ट की गई, जहाँ से ऑन बोर्ड हुई, ठीक है ना, तो उस जगह को ही हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि गुड्स सोल्ड ऑन अ फ्लाइट, एक फ़्लाइट के अंदर कुछ चीज़ें बेची गई, ठीक है ना, तो और वो फ़्लाइट कहाँ से उड़ी थी, दिल्ली से उड़ी थी, तो इसके अंदर दिल्ली को जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आई होप आपको ये पांचों सेक्शन समझ आए होंगे। सेक्शन 10(1)(e) जो क्या बताता है, सप्लाई ऑन अ बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस। सेक्शन 10(1)(d) जो बताता है गुड असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। सेक्शन 10(1)(b) डिलीवरी एट द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पार्टी, जिसका दूसरा नाम है बिल्ड टू शिप मॉडल। सेक्शन 10(1) सबसेक्शन सी, सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1(a). आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर इसके पार्ट 4 के साथ। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको करने के अंदर अभी हमें और बहुत सारे पार्ट्स करने पड़ेंगे, आई डोंट नो कितने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।